10 साल तक चली एक खोज जो पूरी दुनिया में फैली हुई थी, और फिर सिर्फ 40 मिनट की एक बेहद खतरनाक रेड। ये कहानी है उस खुफिया मिशन की जिसने दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाया। 2 मई 2011 की रात पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक कंपाउंड ऐसा था जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। इसकी 18 फुट ऊंची दीवारें एक ऐसा राज छिपाए बैठी थी जिसे ढूंढने में दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों को पूरे 10 साल लग गए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? 10 साल तक नाकामी हाथ लगने के बाद अमेरिकी सेना ने उसे ढूंढ कैसे निकाला, और वो भी एक ऐसी जगह पर जो पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल पास थी, मतलब सबके सामने। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 9/11 हमलों के ठीक बाद के दिनों में। यहीं से एक ऐसे आदमी की तलाश शुरू हुई जो एक तरह से भूत बन चुका था। एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, ओसामा बिन लादेन को ढूंढना। और ये तलाश बिल्कुल भी आसान नहीं थी। 2001 में तोरा बोरा की पहाड़ियों से भागने के बाद बिन लादेन जैसे मानो हवा में ही गायब हो गया। सालों तक कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं। फिर 2002 में एक नाम सामने आया, अबू अहमद अल कुवैती। ये बिन लादेन का सबसे भरोसेमंद संदेशवाहक यानी कुरियर था। लेकिन सोचिए, सिर्फ इस आदमी का असली नाम पता करने में ही 5 साल और लग गए। और फिर आखिरकार 2010 में इसी को ट्रैक करते करते CIA उस कंपाउंड तक जा पहुंची। ये पूरी इंटेलिजेंस की पहेली धीरे धीरे जुड़ी। सब कुछ शुरू हुआ एक नकली नाम से, अल कुवैती। और मजे की बात यह थी कि जब खालिद शेख मोहम्मद जैसे बड़े आतंकियों से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कोई ज़रूरी आदमी नहीं है। बस इसी धोखे से CIA का शक और पक्का हो गया। उन्हें लगा कि ज़रूर कोई बड़ी बात छिपाई जा रही है। 2007 में जाकर कहीं उसका असली नाम पता चला, और फिर अगस्त 2010 में एक फ़ोन कॉल ने एजेंटों को सीधा बिन लादेन के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए अब सीधे उस जगह पर चलते हैं जहां ये 10 साल की लंबी खोज आकर ख़त्म हुई, वो कंपाउंड, और उन सुरागों पर नजर डालते हैं जिनसे CIA को यकीन हो गया था कि अंदर कोई बहुत बड़ा टारगेट है। ये जो स्क्रीन पर है, ये सिर्फ एक घर का नक्शा नहीं है, ये एक किले का ब्लूप्रिंट है। इसे किसी आम परिवार के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे वांटेड आदमी को छिपाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी हर एक दीवार, हर एक खिड़की अपने आप में एक सुराग थी। CIA के लिए वहां हर चीज एक रेड फ्लैग की तरह थी। सोचिए, 18 फीट ऊंची दीवारें, कोई इंटरनेट नहीं, कोई फोन लाइन नहीं, घर का सारा कचरा जला दिया जाता था, कभी बाहर नहीं फेंका जाता था। और तीसरी मंजिल पर एक अजीब सी 7 फीट ऊंची दीवार, ताकि कोई झांक भी ना सके। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी, जो भी अंदर है वो दुनिया की नज़रों से पूरी तरह गायब हो जाना चाहता है। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों ने भी इसे वजीरिस्तान हवेली का नाम दे दिया था, जिससे शक और भी गहरा हो गया। तो अब वापस चलते हैं 2 मई 2011 की उस रात में, और मिनट दर मिनट देखते हैं कि ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर में आखिर हुआ क्या था। मिशन शुरू हुआ अफगानिस्तान के जलालाबाद से बिल्कुल घने अंधेरे में। 2 खास तौर पर मॉडिफाइड ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, मतलब ऐसे हेलीकॉप्टर जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते, पाकिस्तानी हवाई सीमा में घुस गए। वो रडार से बचने के लिए पहाड़ों के बीच बेहद नीचे उड़ रहे थे, जो खतरनाक था। यहाँ एक छोटी सी भी गलती होती तो पूरा मिशन वहीं खत्म हो जाता। और फिर मिशन शुरू होते ही लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। कंपाउंड के ठीक ऊपर हवा के एक अप्रत्याशित झोंके की वजह से एक हेलीकॉप्टर का कंट्रोल बिगड़ा और वो सीधे दीवारों के अंदर क्रैश हो गया। अचानक ये टॉप सीक्रेट मिशन पूरी दुनिया के सामने आने वाला था। टीम अंदर फंस चुकी थी और वक्त तेजी से भाग रहा था। हेलीकॉप्टर क्रैश के झटके के बावजूद नेवी सील्स ने फौरन अपने प्लान पर काम शुरू किया। वो तेजी से मुख्य घर की तरफ बढ़े। अंदर घुसते ही उनका सामना हुआ उसी आदमी से जो उन्हें यहाँ तक लाया था, कुरियर अबू अहमद अल कुवैती। एक छोटी सी गोलीबारी हुई जिसमें वो, उसका भाई और भाई की पत्नी तीनों मारे गए। टीम बिना रुके आगे बढ़ी, अंधेरी सीढ़ियों से ऊपर की ओर। दूसरी मंजिल पर बिन लादेन का बेटा खालिद उनके रास्ते में आया। उसे भी मार गिराया गया। अब वो अपने मुख्य टारगेट के और भी ज्यादा करीब थे। और फिर हजारों मील दूर व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठे लोगों के कानों में वो कोड वर्ड गूंजा जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, जेरोनिमो, जेरोनिमो, जेरोनिमो। इसका मतलब साफ था,
टारगेट यानी ओसामा बिन लादेन मिल गया है। तीसरी मंजिल के बेडरूम में आखिरकार वो 10 साल पुरानी तलाश खत्म हुई। अमेरिकी कमांडोज का सामना ओसामा बिन लादेन से हुआ। वो निहत्था था। कुछ ही पलों में उसे गोली मार दी गई। दुनिया का सबसे वांछित आतंकवादी मारा जा चुका था। जब ऑपरेशन खत्म हुआ और धूल बैठी तो कंपाउंड के अंदर बिन लादेन समेत कुल 5 लोग मारे जा चुके थे, 4 पुरुष और 1 महिला। चलिए अब रेड के फौरन बाद क्या हुआ उस पर एक नजर डालते हैं, यानी पहचान की पुष्टि कैसे हुई और दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आईं। टारगेट को मारने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था ये कंफर्म करना कि वो सही आदमी है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। तो कई तरीके अपनाए गए। एक सील कमांडो ने शव के बगल में लेटकर उसके कद का अंदाजा लगाया। चेहरे पहचानने वाले सॉफ्टवेयर ने 95% मैच दिखाया और बिन लादेन की एक पत्नी ने भी मौके पर ही पहचान कर ली। लेकिन सबसे पक्का सबूत तो डीएनए ही था। और डीएनए के नतीजे जब आए तो सारे शक दूर हो गए। गलती की गुंजाइश 11.8 क्वाड्रिलियन में से सिर्फ 1। मतलब वैज्ञानिक तौर पर यह साबित हो गया था कि मारा गया शख्स ओसामा बिन लादेन ही है। उसकी मौत के 24 घंटे के अंदर ही इस्लामी रीति रिवाजों के मुताबिक बिन लादेन के शव को यूएसएस कार्ल विंसन जहाज से समुद्र में दफना दिया गया। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि भविष्य में उसकी कब्र कोई मजार या तीर्थ स्थल न बन जाए। इस खबर पर दुनिया की राय पूरी तरह से बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका में सड़कों पर जश्न का माहौल था, जहां 90% से ज्यादा लोगों ने इस रेड को सही ठहराया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जबरदस्त गुस्सा था, जहां 2/3 लोगों ने इसे अपने देश की संप्रभुता पर हमला माना। इस रेड के बाद पाकिस्तान में एक तरह का राजनीतिक भूचाल आ गया। बाद में जब एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट लीक हुई तो उसमें इसे पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों की सामूहिक विफलता कहा गया। मतलब वो 9 साल तक ये पता ही नहीं लगा पाए कि बिन लादेन उनके देश में ही छिपा है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की असली विरासत क्या है? क्या ये एक शानदार सैन्य जीत थी, एक बेहतरीन खुफिया कामयाबी थी, या फिर एक देश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन? शायद इसका जवाब इन तीनों की एक जटिल मिश्रण